नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों रामपुर और आजमगढ़ में आज जो चुनाव का प्रचार है वो ख़त्म हो गया। 23 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। सीटें 2 हैं लेकिन संदेश बड़ा। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अब दोबारा समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे आजम खां, वो विधायक बन गए 2022 में, तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी। और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद, सपा के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। उन्होंने करहल की मैनपुरी की सीट जीत ली और उन्होंने भी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोनों जगह उपचुनाव हो रहा है। वास्तव में ये चुनाव आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे और उन्होंने एक शब्द कहा, एक लफ्ज कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। ऐंठ किसकी निकलेगी? निकलेगी, जरूर निकलेगी। जब ये चुनाव परिणाम आएंगे तो ये 2 सीटें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं करेंगी, ना सरकार में ना लोकसभा में। लेकिन 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है देश में लोकसभा का, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये एक तरीके से संकेत और संदेश देंगे राजनीतिक दलों का, ऐसा माना जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने दोनों जगह कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आजमगढ़ से असीम राजा को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। कहा जाता है कि आजम खां के बड़े करीबी नेता हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। घनश्याम लोधी काडर वाले नेता हैं, पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी बिरादरी से आते हैं। उनका अच्छा खासा प्रभाव पिछड़े वोटों पर माना जाता है। इस बीच आजम खां के जानी राजनीतिक दुश्मन, मैं जानी राजनीतिक दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि दोनों में, रामपुर में तमाम चुनाव हुए, कई बार नवाब हारे। आजम खां रामपुर में अपराजेय हैं आज भी। 10 बार वो लोकसभा का, 1 बार लोकसभा का चुनाव जीते और 10 बार वो विधानसभा का चुनाव जीते। आजम खां रामपुर से कभी कोई चुनाव हारे नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन नावेद मियाँ अक्सर हार जाते हैं। 2022 का चुनाव भी वो हार गए। नावेद मियाँ रामपुर के नवाब हैं। नवाबी तो चली गई लेकिन नवाब हैं अभी वो। उनकी माँ बेगम नूर बानो जरूर कई बार कांग्रेस की सांसद वहाँ से रह चुकी, जिस वक्त आजम खां विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे। ये दोनों जगह का गणित है। और रामपुर वो सीट है जब समाजवादी पार्टी में रहते हुए आजम खां की मर्जी के बगैर अमर सिंह ने जयाप्रदा को वहां से उतार दिया था। और उसी वक्त से अमर सिंह और आजम खां में आखिरी वक्त तक राजनीतिक प्रतिद्वंदता ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। बाद में जयाप्रदा जब चुनाव लड़ी लोकसभा का बीजेपी के टिकट पर, तब भी आजम खां ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जो पूरे देश में चर्चा में रही। 27 महीने जेल में रहने के बाद मोहम्मद आजम खां जब बाहर आए तो लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा माइल्ड होकर रहेंगे, क्योंकि इतने सारे मुकदमे, इतने वक्त तक जेल। लेकिन आजम खां तो आजम खां हैं, उनके अपने तेवर हैं, अपने उनके कलेवर हैं। रामपुर में चुनावी सभाओं में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने गए, यूपी के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि आप राम राज चाहते हैं या अब्दुल्ला राज चाहते हैं। अब्दुल्ला आजम हैं, आजम खां के बेटे। ये रामराज बनाम अब्दुल्ला राज का जो प्रश्न है,
ये केवल रामपुर में नहीं, आजमगढ़ में भी। अब्दुल्ला उन वोटों का प्रतीक है जिन पर समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार मानती है, और रामराज उन वोटों का प्रतीक है जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार मानती है। दोनों जगह धुआंधार संग्राम चला और कुल मिलाकर वहाँ अब ये देखा जा रहा है, अभी कोई भी, दोनों पक्ष कोई भी पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी दमखम के साथ ये नहीं कह रहा कि हम चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज आखिरी दिन बहुत खरी खरी, या यूँ कहें कि बहुत सख्त लहजे में आजम खां को जवाब दिया, क्योंकि पिछले दिनों आजम खां ने 2-3 चुनावी सभाओं में, पहले तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि खैरात में उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल गया है, उसका जवाब दिया था जो अब्दुल्ला राज और आजम राज की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि जनता ने नकार दिया, भीख में जो कुर्सी मिली है उस पर क्यों उतराते हो, जमानत जब्त हो गई। इस तरह की बातें आजम खां ने कही। लोगों को लगा कि नहीं भाई आजम खां के तेवर कुछ ठंडे पड़े होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आजम खां तो आजम खां है। यही नहीं है, वो ये तस्वीरें आजमगढ़ की हैं। समाजवादी पार्टी को उनको आजमगढ़ बुलाना पड़ा और बाकायदे उन्हें पलक पावड़े में बैठाकर उन्हें ले जाया गया मंच पर। ये मंच की तस्वीरें हैं 2 दिन पहले की, जब आजम साहब एक रैली में वहाँ गए थे। ये लग रहा था कि वहाँ गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए पार्टी के नेतृत्व ने, वहाँ के रणनीतिकारों ने कहा कि भैया आजम को बुलाओ। आजम साहब के लिए उड़न खटोला गया। आजम साहब आए और उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अगर 27 महीने मैं जेल में रहा हूं तो इन 27 महीनों की एक एक रात का हिसाब लेना है। उन्होंने आजमगढ़ के मुसलमानों को, आजमगढ़ के मतदाताओं को ये बात कही। इसी तरह रामपुर में भी उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बेवकूफ़ तक कह दिया। इस तरह की जो उनकी बयानबाजियां हैं उसका आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त लहजे में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। तो हमारा जो मंथन में आज सवाल है कि वास्तव में ये जो चुनाव है ऐंठ किसकी निकालेगा। ये सारे कुछ बयानात आपको सुनाएंगे। पहले आजम खां को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। बजे हैं, 6 बजे हैं अभी 10। बड़े हजारों मुकदमे हैं, कई 100 जिंदगियां चाहिए मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन जिक्र बाकी है। देखते हैं तीर चलाने वालों की इस्तेक़लाल से और पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में नंबर बढ़ाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने भी भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे जेल मिलेगी, लेकिन कंस के घर के सूरी पैदा होंगे। आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा, और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। इन खबर के साथ अल्लाह को छोड़ दो और फिर देखना कि सूअर की शक्लें बन जाएंगी इन लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया। आजम खान ने बहुत सख्त लहजे में केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जहां उन्होंने कहा कि अपने भगवान की तौहीन मत होने दीजिए, क्योंकि राम की तुलना अब्दुल्ला से हो ही नहीं सकती। और अब्दुल्ला को तो जिल्लत मिली है। वो इशारा था उनका कि भाई अब्दुल्ला आजम भी 1.5 साल जेल में बंद रहे, उनकी बेगम भी 1.5 साल आजम साहब की बंद रही, वो 27 महीने बंद रहे। तो अब्दुल्ला को तो जिल्लत की ज़िंदगी मिलेगी, मिली है। तो अब्दुल्ला से तुलना मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो
अपने भगवान की भी, हिंदू भाइयों को चेताया कि ये अपने भगवान की भी तौहीन कर रहे हैं और पैगंबर की भी तौहीन कर रहे हैं, तो इनसे ऊपर वाला अल्लाह बदला लेगा। दोनों, क्योंकि रामपुर में आजम खां को हिंदुओं का भी अच्छा खासा वोट मिलता रहा है और मुसलमानों को भी एक छत्र वोट मिलता रहा है। ये चुनाव, ये बगल में जो लाल टोपी लगाए खड़े हुए असीम राजा हैं, प्रत्याशी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आजम खां के लिए ये चुनाव। चूँकि नवाब साहब जो वहाँ के हैं, नावेद मियाँ, आज वो योगी जी का उन्होंने स्वागत भी किया और उन्हें एक रामायण, रामचरितमानस की पुस्तक भी भेंट की। बड़ी हिंदुओं के लिए बहुत सम्मान की पुस्तक है, भगवान राम का पूरा चरित्र है उसमें। तो वो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भेंट की, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की थी। पिछला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, उनके बेटे पिछला चुनाव अपना दल के टिकट पर लड़े थे, पिता पुत्र दोनों हार गए थे, यानी नवाब खानदान विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। आजम खां से उनकी पुरानी अदावत है। आजम खां ने नवाब के बारे में कुछ लफ्ज़ कहे हैं, उन्हें कुछ लफ्ज़ों से नवाजा है इस चुनाव में। ये चूँकि आज प्रचार का समापन हो गया है, इसलिए वो उन लफ्ज़ों को कि किस तरीके से प्रचार रहा और क्या पूरा ये चुनाव का किस तरीके से ये चुनाव बढ़ा। सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाब सादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट उन्हें मिला है। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता था। किसी ने नहीं सुनाई होगी ये बातें। यही है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बचता था। किसी तवाइफ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बचता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बचता था। इतना बड़ा फनकार था, मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तहरीर के दुश्मन है। वो एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल की सीटों। पुरानी राजनीतिक अदावत है आजम और नवाब खानदान की, क्योंकि एक सामान्य सा आदमी अगर नवाब खानदान की जो विरासत है, जो वहाँ उनका पॉलिटिकल वजूद है, ख़त्म किया है तो किसी शख्स ने, तो वो आजम खां ही हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे नवाब को पिछले चुनाव में उतने वोट भी नहीं मिले जितने हिजड़े हैं रामपुर में। तो ये अपने आप में अब इससे ज़्यादा और क्या कोई क्या आक्रमण करेगा, क्या कहेगा। सब कुछ कह दिया आजम खां ने। बहुत मतलब यूँ कहिए कि बिलो द बेल्ट भी हमला कर दिया। लेकिन वो उनका अंदाजे बयां है, वो कहते हैं, और लाख मना करने के बाद भी उनका ये अंदाजे बयां बना रहता। अखिलेश यादव दोनों उपचुनाव में कहीं भी प्रचार में नहीं गए, एक भी सभा नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि दोनों सीटों पर ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत मुतमईन है अखिलेश यादव, बहुत मुतमईन है। वो दावा कर रहे हैं, आज प्रचार जब खत्म हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट करके दावा किया कि दोनों सीटों पर ऐतिहासिक जीत होगी। समाजवादी पार्टी अपने दोनों सीटें रिटेन करेगी। लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली बार जब आप लड़े थे तो बहुजन समाज पार्टी आपके साथ लड़ी थी, आपकी साझीदार थी, लेकिन इस बार एक जगह बहुजन समाज पार्टी रामपुर में कोई प्रत्याशी लड़ा नहीं रही और आजमगढ़ में आपके खिलाफ गुड्डू जमाली को लड़ाया है। गुड्डू जमाली के पास संसाधन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जो परंपरागत वोट है उसको डेंट कर सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में यूँ कहिए कि चुनावी जो सभा की है
उसमें भिगो भिगो कर बोलते थे यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही लोग क्या कहते थे? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ये लोग माता और बहनों का अपमान करते थे। यही लोग उस समय किस प्रकार की टिप्पणी करते थे? किसी दुराचारी दुष्कर्मी के लिए किस प्रकार की सहानुभूति निकलती थी इनके मुंह से? कह रहे लड़के हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन के मुंह से निकलता है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो अगर गरीब की संपत्ति पर कब्जा करोगे, कमजोरों को तबाह करोगे और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो बच नहीं पाओगे। यूपी की धरती पे फिर कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, ठिकाना नहीं मिलने वाला है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ देंगे, कह रही इनसे तो भगवान है। वैश्विक मंच पर भारत की विरासत को सम्मान मिलना भारत की 135 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। लेकिन कुछ लोगों की, यानी जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया? कोई भेदभाव तो नहीं किया ना। और यही कारण है 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश करवा करके रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा और 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को भी रोजगार और उनके उद्यम को प्रोत्साहित करके बैंकों के साथ जोड़ करके उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम किया। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई रस्सी जल गई, ऐंठ अभी बाकी है। आजम खान की तरफ इशारा साफ है, नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ है। वो एक और चुटकी ले रहे हैं कि भाई हमने कोई भेदभाव नहीं किया, जो जेल के अंदर थे उनका भी कोरोना का इलाज कराया, जो जेल के बाहर थे उनका भी कोरोना का इलाज कराया। और कह रहे हैं कि अगर हम इलाज नहीं कराते तो फिल इन दी ब्लैंक छोड़ देते हैं कि भाई उनका इशारा था अगर हम इलाज नहीं कराते तो ऊपर चले जाते लोग। ये अंदाज था आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। मुझे लगता है कि आजमगढ़ में भी 2-3 सभाओं में वो गए और ठीक ठाक प्रचार किया। आज भी उन्होंने एक तरीके से फाइनल उनकी सभा थी, उन्होंने एक अलग तरीके का माहौल इस उपचुनाव में क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे आम चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे जौन सा चुनाव हो, बहुत गंभीरता से लेती है। उनके स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ दोनों जगह गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि ये 2 सीटें नहीं, ये संकेत और संदेश का मसला है। तो आखिर क्या संकेत जाएगा, क्या संदेश जाएगा, ये
राम राज वर्सेस अब्दुल्ला राज क्यों बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवालात हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से सुमन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुमन जी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हम सबके अग्रज सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत आभार। कृष्ण मोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी ने यह कहकर प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया कि वो केवल अग्निवीर पर बोलेंगे, बाकी किसी विषय पर उनके लिए है, उनके यहाँ बोलने की परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं। सबसे जो पहला सवाल है वो सुमन जी से ही है कि सुमन जी, ये जो उपचुनाव है, अखिलेश यादव तो प्रचार के लिए निकले नहीं, ये उपचुनाव को आप किस नज़रिए से देखती हैं? इसका कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मायने है इसमें जीत हार का? होते हैं और चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसमें जो अखिलेश यादव को लेकर के कहा जा रहा है, उनको लेकर के कि वो चुनाव में नहीं गए, तो ये एक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इस समय है उत्तर प्रदेश में। और ये महसूस वो सारे लोग कर रहे हैं कि उनको चुनाव में जाना चाहिए, और लगता है कि वो इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये उनके आलोचकों का और उनके ही पार्टी के लोगों का भी कहना है, और लोगों का मानना है कि जितना गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ले रही है, शायद समाजवादी पार्टी उतनी गंभीरता से इसको चुनाव को नहीं ले पा रही है। यही कारण है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो रामपुर के चुनाव में प्रचार करने के लिए गए और ना ही आजमगढ़ के चुनाव में प्रचार करने के लिए गए। ठीक बात है। सुरेंद्र जी के पास आते हैं। सुरेंद्र जी, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग, जैसा कि सुमन जी ने भी कहा कि भाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो कि भाई हम तो जीते हैं, हमारा तो गढ़ है। अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र को वहाँ से चुनाव लड़ाया, उनको पता है कि भाई यादव खानदान को लेकर आजमगढ़ में स्नेह प्रेम है। और वहीं दूसरा मसला है कि भाई वो आजम साहब को सीट दे दी, अब असीम राजा को लड़ाएं चाहे वसीम राजा को लड़ाएं, कोई मतलब नहीं। आजम साहब जाने और अपना जिताएं। आजम साहब का प्रयोग आजमगढ़ में भी किया गया। हम जो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी दोनों जगह अजेय रही है। 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद हुए भारतीय जनता पार्टी के, और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव भी सांसद हुए। इस बार रमाकांत विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में अभी जो विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रकरण हुआ था, अरुण यादव, वो चल रहा था कि भाई बेटा बाप किसको क्या समर्थन करेंगे। रमाकांत भी इस बार टिकट चाह रहे थे। तो दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुतमईन रहे हैं या बेपरवाही दिखाई है हम कहेंगे, या वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो ये क्या समाजवादी पार्टी का इतना मजबूत गढ़ है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले बार साथ में थी, इस बार एक जगह वो चुनाव लड़ नहीं रही है और एक जगह उन्होंने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से खड़ा किया है। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल सुरेंद्र जी ये है कि क्या इन चुनावों से जो 24 में चुनाव होगा उसका कोई संकेत और संदेश जाएगा? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है ये अखिलेश यादव का जो बचकानापन है ये ठीक नहीं है। भाई आप क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, तो जाहिर आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसका मुख्यमंत्री भी नहीं कि आप कहेंगे कि साहब बिलो स्टैंडर्ड है, कैसे हम जाएं वहां। और जब आप जानते हैं कि आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो साम दाम दंड भेद में माहिर है, और जो अगर नगर पालिका का भी चुनाव हो तो प्रधानमंत्री तक रुचि लेते हैं, और अगर प्रधानमंत्री को लग जाए कि आजमगढ़ और रामपुर में आने से उनकी चुनाव जीत सकते हैं तो वहां आए होते हैं, लेकिन बाकी लोग तो लगे ही हुए। अब ये इसको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कहे तो देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज है कि इसका ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता।
एक जमाना था जब इंदिरा गांधी की तुलसी बोलती थी तो इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई, संजय गांधी अमेठी से हार गए और हम लोग यही अंदाज लगाते रहे तो इनको कौन हरा सकता है। और बहुत अननोन फिगर्स ने हराया। यहाँ तो फिगर्स भी दोनों ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है इसको मैं क्यों उन्होंने नहीं किया इसकी तो कोई सीबीआई जांच तो तब पता चलेगा। मैं तो कोई बहुत पॉलिटिकल कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तो कोई गंभीर कारण है या फिर ये राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक है कि देखो हमने बगैर जाए जिता लिया। चुनाव में जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, जाके जिताया नहीं जिताया कोई मतलब नहीं। अब हम आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए जो बाई इलेक्शन होते हैं, अगर कोई पार्टी एकदम जीरो पर रही हो उसमें जीत हार हो तब तो उसका अगले चुनावों से कोई मतलब नहीं। तो देखिए भाजपा भी सरकारी है उसकी और सपा को भी कंफर्टेबल सीट मिली 111 वो बाकी 14 वो। तो इससे 2024 का कोई क्वेश्चन बनेगा बिगड़ेगा मैं नहीं मानता। हाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी तो एक टेम्पो जरूर बनेगा कि नहीं अभी उनके पक्ष में लोग हैं, और अगर हार गई तो फिर बीजेपी को का सीना जरूर चौड़ा हो जाएगा कि देखो हमने तो इसके बाद भी जो इनके दो मुख्य गढ़ थे, क्योंकि आजमगढ़ ये माना जाता है मुलायम सिंह परिवार की धरोहर और रामपुर ये माना जाता है कि वहाँ के बेताज बादशाह आजम साहब, और आजम साहब चाहे 27 में जेल में रह के आए हो लेकिन उनकी जो भाषा है जैसी रहती कि जब वो मुंह खोलते हैं तो कुछ गर्मा गर्म ही बोलते हैं। तो आज भी बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं, और उनका मुकाबला भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी उसी तरह तड़ाक अंदाज में चुनाव प्रचार करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि देखो हमारा स्टाइल ये है। दोनों की स्टाइल पर सुरेंद्र जी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं। अब ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर ये भी बड़ा अहम सवाल है मंथन में जो हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं निकली अभी। तो ये चुनाव ऐंठ किसकी निकालेगा, इसके क्या समीकरण है, क्या इक्वेशन है, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, जोड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। मंथन में आज उत्तर प्रदेश के दो आम जो उपचुनाव हैं उनकी 2 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि ये वास्तव में ये चुनाव जो भी दल जीतेगा, जाहिर सी बात उसकी कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और एक अलग तरीके का मुकाबला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार मानते नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका कोई असर पड़ेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश खरोश, कार्यकर्ताओं के मनोबल में तो असर इसमें पड़ेगा। लेकिन मूल सवाल ये है ना कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि राम राज या अब्दुल्ला राज। आज मुख्यमंत्री गए और उन्होंने कहा कि भाई जो रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठ नहीं निकली, तो ये चुनाव किसकी ऐंठ निकालेगा। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, और कृष्ण मोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सवाल राघवेंद्र राजू जी से होगा। राघवेंद्र जी, इन दोनों चुनावों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अभी आपने सुमन जी को सुना, सुरेंद्र जी को सुना, वास्तव में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता, अखिलेश यादव ने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई हम, ऐसा लग रहा है कि वो अभी से चुनाव जीत गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव लड़ती है, उन्होंने सबसे बड़े चेहरे अपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतारा, सारे नेता मंत्रियों की ड्यूटी लगी रही। तो ये समाजवादी पार्टी हल्के में ले रही या उसका आधार इतना अभी भी मजबूत है वहां पर? आपकी बात एकदम सही है दुर्गेन्द्र जी। दस्तक में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका एक परिदृश्य जो है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि कम से कम मोदी जी को इस चीज का हम एहसास करा सकें कि आजमगढ़ और रामपुर जो सियासत का एक केंद्र बिंदु भी रहा, हमेशा चर्चा में रहता ही है, वो चाहे जिन मुद्दों पर रहा हो, लेकिन आजमगढ़ हो या रामपुर हो, ये अपने विवादों में हमेशा रहा है। एक बार जयप्रदा जी के चुनाव का मैं वहां पर देखने गया था, जिस तरीके से ठाकुर अमर सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, और उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनका लगाव आजमगढ़ से भी था और रामपुर में उन्होंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया था। जयप्रदा जी चुनाव लड़ी थी और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक वोटों का, मत का बहुत बड़ा प्रतिशत है, तो जो बहुत बड़ा मत का प्रतिशत है, लेकिन ये सच है कि पिछली बार 2019 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत मतदान के प्रतिशत में भी कमी थी। तो इन तमाम मुद्दों को भी हम बहुत उससे लिया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर लगाया है। क्योंकि आजमगढ़ में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, और रामपुर में भी अब आजम खां के लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, शिवपाल यादव जेल में मिलने गए, इसके बाद जो पर आपने दिल्ली का एपिसोड देखा, और दिल्ली के आने के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम था, ये भी चर्चा रही। थोड़ा सा जो उस समय नम्र स्वभाव दिखा भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं ओम प्रकाश राजभर या आजम खान राज्यसभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के किसी रास्ते से तो प्रवेश नहीं करना चाहते। तो ये तमाम जो उनके समर्थकों के बीच में वहां वो की स्थिति बनी हुई थी, आज वो स्थिति फिर वो दिखाना चाहते हैं कि आजम खान सियासत के एक बहुत बड़े केंद्र बिंदु हैं, और रामपुर में जो उनका मत का प्रतिशत है, इसके अलावा ओबीसी, हालांकि कल्याण सिंह के समर्थक भी बड़ी संख्या में रामपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ आसपास सभी जगह जाने जाते हैं और माने जाते हैं। पास में ही उन्होंने DL वर्मा साहब को बदायूं से जो है उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया राज्यसभा में लेकर के। तो ये तमाम जो जाति समीकरण बैठाने के बाद अब चुनाव का जो स्थिति है 23 जून को, वो तो परिदृश्य तब देखेगा कि मतदान का प्रतिशत रहता कितना है। अगर मतदान का प्रतिशत कम रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और अगर मतदान का प्रतिशत जो जाति समीकरण दिख रहा है, उन जाति समीकरणों में अगर मतदान का प्रतिशत, क्योंकि राजभर बोर्ड भी आजमगढ़ की सीट पर है, राजभर बोर्ड भी है, और इसके अलावा अन्य जाति लोनिया समाज का भी वोट है, और तरमा से लेकर के इधर जो है क्षत्रियों की भी बहुलता वाला क्षेत्र है। और यह भी बात सच है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमने आजमगढ़ के लोगों से मैं मिला, आजमगढ़ के लोगों ने देखा,
और यहाँ के लोगों ने भी देखा कि जिस तरीके से इस चुनाव में कहीं भी ना तो जयप्रदा जी दिख रही है, ना अमर सिंह जी के समर्थक दिख रहे हैं। हालांकि अमर सिंह जी ने मरने से पूर्व अपने आरएसएस को सारी ही संपत्ति जो उनके नाम वहां पर थी वो उनको दे दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए एक अच्छा सेगमेंट हो सकता था कि वो कम से कम जो लड़ाइयां आजम और अमर सिंह के बीच युद्ध रहता था, द्वंद्व रहता था, उस द्वंद्व को वो चाहते थे उस मुद्दे में बढ़ा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं, योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से सरकार अपने न्याय और ईमानदारी और जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग और शासन और प्रशासन और जिस तरीके से बुलडोजर की स्थितियां चल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। मैं समझता हूं, मैं कई लोगों से मिला, आज फरक्काबाद में भी एक संपर्क प्रमुख जो राष्ट्रीय है भाई रामलाल जी का भी उत्तर प्रदेश में यहाँ आगमन हुआ फरक्काबाद में। तो मैंने कई जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 को लेकर के बहुत सक्रियता से बूथ स्तर पर अपने काम। ठीक है राघवेंद्र जी, कृष्णमोहन पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, ये रामराज वर्सेस अब्दुल्ला राज्य क्या है? अब्दुल्ला राज क्या है? ये कौन है अब्दुल्ला? ये आपके डिप्टी सीएम ने वहाँ रामपुर में कहा है और उसका जवाब आजम खान ने दिया है कि भाई ये आप अपने ही राम का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला से तुलना करना ठीक नहीं। आप पैगंबर का अपमान करते हैं, आप राम का अपमान करते हैं। इस तरीके के चुनाव को उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ अब्दुल्ला बनाम राम किया जाए? देखिए, जहां तक बात पैगंबर के नहीं, आप पहले राम और अब्दुल्ला पे आइए कि रामराज वर्सेस अब्दुल्ला राज। पैगंबर पे हम नहीं जाएंगे, पैगंबर पे चर्चा हम बहुत नहीं करेंगे। जो सम्मान है, जो आदर है, वो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में बराबर है। हमारा दृष्टि कहीं किसी धर्म का अपमान करना नहीं है। दूसरी बात, राम राज्य की बात करूं तो कहा गया राम राज्य के लिए एक परिकल्पना की गई है कि जब राज सत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगलों में, सुदूर उन जगहों पर जहां तक आज तक राज सत्ता की व्यवस्था जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हो, तो जब पैदल चल के राम राज्य के लोग, जब सत्ता के लोग पैदल चलकर सुदूर जंगल में जाते हैं तो राम राज्य आता है। आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले लखनऊ से 5 वर्ष हो जाता था और अपने क्षेत्र नहीं जाते थे, और आज की स्थिति ये है कि हर सप्ताह में मंत्री सुदूर गांव में जाता है, गांव गरीब के बीच में जाता है, उसकी व्यवस्थाओं को सुनता है, उसके जो क्या क्या समस्याएं हैं उसको सुनता है, अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य उत्तर प्रदेश में और देश में वास्तव में राम राज्य आया है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मंत्री पैदल चलकर सुदूर गांव में जाता है, सड़कें जहां तक आज तक सड़कें नहीं पहुंची वहां सड़कें पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति को भोजन नहीं है उसको हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोगों को अनाज। ठीक बात है। ये आपकी तमाम योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार आपके कार्यकर्ता और तमाम तरीके से हो रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन अब्दुल्ला से राम की तुलना का मतलब क्या है? ये अब्दुल्ला राज क्या है? जो यही उत्तर प्रदेश था जहां पे अपराधी खुलेआम घूमते थे, यही उत्तर प्रदेश था जहां पे 750 दंगे हुए, यही उत्तर प्रदेश था जहां पे आतंकियों के केस वापस ले आते थे और मुख्यमंत्री उसकी पैरवी करता था, यही उत्तर प्रदेश था कि पांडे जी दंगे तो अभी भी हो गए, हाल में हो गए हैं, अभी हाल में हो गए हैं। कई जिनको दंगा ही कहा गया है, आपके डीजीपी ने कहा कि दंगे हुए हैं, अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं सरकार को आप क्या है, अभी दंगे तो भी हो गए हैं। हाँ, पहला कार्यकाल में आपने ये आपको उपलब्धि हासिल थी, परंतु वर्तमान सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के मकान पे, दुकान पे, किसी नौजवान के किसी जगह पे ऐसे प्रतिष्ठान पे कब्जा कर ले जहां पे वो व्यक्तिगत हो। यहाँ ये राम राज्य है, हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ जी सकता है। ठीक बात पांडे जी। हमारे सहयोगी रामपुर से अफान जुड़ गए हैं, अफान को भी ले लेते हैं। अफान, आजम खान ने रामपुर के चुनाव को गर्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई अब्दुल्ला बनाम रामराज, और उन्होंने नवाब को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई जितने वहाँ पर जो हिजड़े हैं उतने वोट भी नवाब को नहीं मिले, नवाब के समर्थन से किसी को क्या असर पड़ने वाला। क्या राजनीतिक स्थितियाँ क्या हैं? क्या आजम खान तो अपने पूरे फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वहाँ पर,
ये चुनाव आजम खां का व्यक्तिगत चुनाव हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां आए नहीं, वहां अंदर चल क्या रहा है अफान? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दुर्गेन जी, जिस तरीके से रामपुर का उपचुनाव जो लोकसभा का चल रहा है, उस समय सियासी मोड़ जो है और गर्माता जा रहा है, क्योंकि आजम खान वो शख्स हैं जो लगातार कुछ ना कुछ बोलकर जो है माहौल को गर्म कर देते हैं। तो इसी बार जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को उन्होंने और गर्म कर दिया है। हमेशा कड़ी द कड़ी वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो नेशनल न्यूज बन जाता है। तो आजम खान ने पहले तो नवाब खानदान पर जो है सवाल खड़े किए थे। नवाब खानदान की तुलना, क्योंकि जो नावेद मियां है, नवाब काजिम अली खां है, वो स्वार टांडा से विधायक 4 बार रह चुके हैं। आपको बता दें, लगातार जो है उन पर आजम खान ने निशाना साधा कि इस बार जो है वो आजम खान के मुकाबले रामपुर शहर से खड़े हुए थे, तो कुल वो मात्र 3000 वोट पर यही सिमट कर रह गए थे। इसी पर आजम खान ने उनको जो है निशाना साधते हुए उनको आड़े हाथों लिया था कि रामपुर के जो नवाब हैं वो जो किन्नर होते हैं वहां पर 3000 किन्नर से भी जो है वोट कम पाते हैं। तो इसको लेकर एक बवाल बड़ा इशू हुआ था। अब बात करें आजम खान की, अब जो रैलियां जो मंच से लगातार आजम खान बोल रहे हैं, तो अब विपक्ष पे सीधा सा निशाना बोल रहे हैं। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया है। आज की स्पीच में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं वो रामपुर आते हैं, जब मतगणना होती है तो 5 विधानसभा सीट होती हैं, मगर 2 विधानसभा सीट जो हारी थी समाजवादी पार्टी, जो मिलक और शाहबाद, इसके अलावा बिलासपुर जो कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक हैं जहां से मंत्री, वो कुल 300 वोटों से जो है विजयी हुए हैं। तो वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो 300 वोटों से हारा है। तो उस पर भी उन्होंने सवाल किया है। आज ही इस बात को उन्होंने उठाया भी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार का, मगर वो ये निशाना दाग गए और उन्होंने अफान, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आजम साहब को लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जमीन दरका दी है, इसलिए वो कभी मशीन की बात करते हैं, कभी अधिकारियों की बात करते हैं? कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है क्या वहां पे समाजवादी पार्टी को? देखिए, आजम खान को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुरादाबाद जो कमिश्नर, जिस पर आजम खान पर मुरादाबाद कमिश्नर जब उस तत्कालीन जब डीएम थे तो उन्होंने ही कार्रवाई की। इतने सारे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं, ये आजम खान समझते हैं कि मुरादाबाद कमिश्नर अंजनी कुमार ने ही उन पर करवाए हैं, और ये लीगल जो कार्रवाई हुई है वो उत्तर प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए और कमिश्नर को इस्तेमाल करके ये कार्रवाई कराई, ये आजम खान कहते हैं। आज उन्होंने कमिश्नर को ही घेरा है। उन्होंने कहा है अगर जब आजम रामपुर में कमिश्नर आएगा वहां से हम चुनाव हारेंगे। तो आज की स्पीच में उन्होंने कहा है कि 2 विधानसभा उन्होंने हाराई है, क्योंकि मतगणना होती है। तो आज उन्होंने अपने बहुत शुक्रिया अफान, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। सुमन जी, इसे किस तरीके से देखेंगे? आजम खां कमिश्नर को आरोपित कर रहे हैं, वही आंजनेय कुमार सिंह हैं जो सब वक्त डीएम थे और तमाम मुकदमे, वो कह रहे हैं 90 मुकदमे हमारे ऊपर लाद दिए गए। वो कह रहे हैं जब वो अधिकारी आते हैं तो वो चुनाव उस विधानसभा में हार जाते हैं। इसका क्या कोई राजनीतिक मायने है? आजम खां को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पिछड़ रही है? सुमन जी, ऐसा है कि आजम खां की ये भी रामपुर सीट इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि आजम खां के वो प्रभाव वाली क्षेत्र की सीट रही है, जिसमें उन्होंने अभी पिछले उसमें जया प्रदा को हरा करके तमाम कोशिशों के बावजूद वो जया प्रदा को हराने में सफल हो गए और वो जीत अर्जित किए। तो चाहे वो विधायकी का प्रश्न रहा हो, चाहे वो लोकसभा का प्रश्न रहा हो, आजम खां की वहां एक से रही है और उससे उनका एक स्टाइल है। आप जो ये अधिकारियों की बात, आप पिछले चुनाव में उन्होंने किस तरीके से कहा था कि देखिए ये अधिकारी जो ये रोक रहे हैं हमको, अरे इनसे मैं जूता पॉलिश करवाऊंगा, इस तरीके का कोई वक्तव्य उन्होंने उस समय पिछले इलेक्शन में दिया था। तो जहां तक नवाब का और उनके फैमिली का प्रश्न है, वो बहुत पुरानी अदावत है, जो राजनीतिक अदावत है, और वो दोनों लोग एक दूसरे को हमेशा तंज कसते रहते हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं कि ये उनके खिलाफ या वो इनके खिलाफ ना दो कहें। और जहां तक ये अधिकारियों के खिलाफ आजम खां का जो ये वक्तव्य है, ये पहले भी इनका वक्तव्य इस तरीके का रहा है, कोई नई बात नहीं है। और राजनीति के इस जो चुनावी समर है, इसमें आजम खां क्या बोल रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, ये एक चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। ये जो चाहे रामराज की बात कही जा रही हो, चाहे अब्दुल्ला राज की बात की जा रही हो, ये ऐसे भाषण किए जाते हैं कि जो
लोगों को सीधे सीधे हम कुछ ना कहते हुए भी दो पार्ट में बांटने की कोशिश ठीक बात है, करें। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र जी, दोनों चुनाव में कहां पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने कोई गलती कर दी है जो अब सुधर नहीं सकती? क्या क्या स्थिति, क्या समीकरण, क्या खबर है आपके पास? नहीं, ऐसा है कि देखिए, चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णय तो जनता को करना होता है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण और तमाम तरीके के जो समीकरण है उसको आजमाते रहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। सुरेंद्र जी से मेरा सवाल है कि सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने एक बड़ी गलती की है क्योंकि वो नहीं गए हैं? दूसरा पहलू, राघवेंद्र जी जैसे बता रहे थे कि वो चुनाव में ना जाकर, अगर वो जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े नेता हैं। क्या ऐसा वो सोच सकते हैं? क्या इस तरीके की मानसिकता हो सकती है? क्योंकि आप बहुत दिनों से, मुझे लगता है जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से उस पार्टी को, उसके नेचर को, उसके नेताओं की सोच को जानते हैं। देखिए, जो ये अखिलेश यादव नहीं गए चुनाव में, इसको तो मैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी का अभाव ही मानता हूँ। क्योंकि आप राजनीति में, खासकर जो राजनीति का वर्तमान दौर है, जहाँ बीजेपी एक एक सीट के लिए जान लगाती है, और आज जब पूरे देश में राजनीति का मतलब चुनाव जीतना रह गया है, उसमें आप न जाके कौन सा संदेश देंगे, ये अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। मैं एक पत्रकार के नाते सोचता हूँ ये कोई बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है। दूसरा, जैसे बीजेपी के पास तो अपना रामराज और दुल्ला राज, हालांकि कहाँ रामराज और कहाँ दुल्ला राज, कुछ तुकबंदी बनी नहीं, लेकिन उसका सीधा सीधा मतलब यह है हिंदू मुस्लिम, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तुकबंदी कर लेनी चाहिए, उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा तो मैं भूल रहा हूँ। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि पिछले वो चुनाव कई हारे हैं, क्या आपको कुछ बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले? क्या खबर है आपके पास आजमगढ़ से, और क्या खबर है रामपुर से? देखिए, अब आजमगढ़ और रामपुर दोनों में जो माइनॉरिटी वोट है, वो तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा मजबूत सपा के पक्ष में इस समय, तो उसको लगता है कि हमारे पास सपा के अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसा नहीं कि कोई वो अखिलेश यादव में अपना बहुत बड़ा नेता देख रहे हैं, वो नेताजी का समय चला गया, लेकिन क्योंकि वही पार्टी इस समय नंबर 2 पर है, बाकी कांग्रेस बसपा तो खत्म ही हो गई, तो जो माइनॉरिटी वोट जो वो तो मैं समझता हूँ एज इट इज रहेगा, कुछ हो सकता बढ़ भी जाए। लेकिन जो इनका भाजपा का फूट डालो, राज करो, लोगों को तरह तरह प्रलोभन देकर को तोड़ लो, अपने पक्ष में कर लो, कुछ मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, जो तमाम इनके पास हथकंडे हैं, उससे मुझे लगता है कि इनके पास अन्य वोट जो है वो है या बढ़ा भी होगा। इसलिए मैं बहुत ये नहीं मानता हूं कि कोई बिल्कुल केक वाक सपा के लिए होगी, या भाजपा कोई बहुत खराब स्थिति में है। अब देखिए जब वोटिंग परसेंटेज क्या आता है। ठीक बात है, ठीक बात है। कसमोहन पांडे, आजमगढ़ में मुकाबला किससे है आपका सीधा? आजमगढ़ में हमारा जो मुकाबला है, और मुकाबला तो वैसे किसी में नहीं, एक तरफा हम जीत रहे हैं, परंतु 2 नंबर पे जो पार्टी रहेगी वो बहुजन समाज पार्टी होगी। बहुजन समाज पार्टी होगी, ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जितना स्नेह और प्यार आजमगढ़ के लोगों ने लंबे समय से दिया, उसका 1% भी रिटर्न गिफ्ट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया।
मैं आपको बताना चाहूंगा वही समाजवादी पार्टी है जहां से कभी आदरणीय मुलायम सिंह जी जीता करते थे, फिर अखिलेश जी जीते, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आए, उसके पहले नाम चल रहा था कि वह उनके परिवार की डिंपल जी आएंगी। तो आप ठीक है, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कृष्णमोहन जी कि भाई एक ही परिवार बार बार चुनाव लड़ना चाहता है। राघवेंद्र जी, आखिरी सवाल है, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे कृष्णमोहन जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बार बार ये कह के कि मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है, जो अल्पसंख्यक वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट करके इस मुकाबले को दिलचस्प बनाना चाहती है? राघवेंद्र जी, नहीं, भाजपा का अपना दावा हो सकता है दुर्गेन्द्र जी, लेकिन जो स्थितियां हैं कि अगर आप विधानसभा 2022 के चुनाव में दे देंगे तो रामपुर में 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 3 सीटों के बाद भी उनको 5,52,000 करीब मत मिला, और लोकसभा और दोनों के मतों का अगर प्रतिशत जोड़े तो करीब 4,07,000 वोट करीब बीजेपी को प्राप्त हुआ है। तो जो वोट और उसका परसेंटेज है, तो मैं समझता हूं अल्पसंख्यक जिस हिसाब से मतदान करता है और मत में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करता है, बटन दबाता है, वही स्थिति आजमगढ़ राघवेंद्र जी, आपका आखिरी कमेंट आजमगढ़ पे, बहुत जल्दी। यादव रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे, 4 बार रमाकांत यादव भी सांसद रहे, चंद्रजीत यादव भी वहां सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो जाति समीकरण और उसके साथ में अल्पसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण, जो मतदान का प्रतिशत। राघवेंद्र जी, आपके मुताबिक आजमगढ़ में मुकाबला सपा से या बसपा से? सीधा सवाल। इसलिए ये कहना वो नहीं होगा कि मतलब जो है कि सीधा जो है समाजवादी पार्टी को जितना दिया है, चल रहा हूँ कि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं दिया है। विकास के नाम पर अभी बार बार ये चर्चा हो रही है कि आदरणीय अखिलेश जी आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि 5 वर्षों की अपनी सरकार में उन्होंने आजमगढ़। ठीक बात है कृष्णमोहन जी, अब तो खैर प्रचार खत्म हो गया, परसों वोट पड़ना है, 26 तारीख को नतीजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, सुरेंद्र जी का बहुत शुक्रिया, कृष्णमोहन पांडे का बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह राजू और सुमन जी का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सवाल था कि आखिर ये जो उपचुनाव है ऐंठ किसकी निकालेगा, 26 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी ऐंठ निकल गई और रस्सी जली कि नहीं जली। मंथन में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों के बाद और उससे पहले राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद भी शिवसेना ने वक्त रहते प्रबंधन नहीं किया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना के करीब जो खबर आ रही है कि 35 एमएलए गुजरात चले गए हैं और उनके नेता एकनाथ शिंदे, ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के संपर्क में हैं और वो लगातार अपनी मांगे भी रख रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे जो उनके राजनीतिक दूतों ने शिंदे से बात भी कराई, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। खबर यहां तक है कि एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया है कि भाई भाजपा के साथ सरकार बनाओ तब हम आ जाएंगे। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिंदे का जो मोबाइल फोन है वो भी आउट ऑफ रीच हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सक्रिय हो गए हैं। भूपेंद्र यादव जाने माने रणनीतिकार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, श्रम मंत्री, उनको भेजा जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे की पत्नी ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, एकनाथ शिंदे से जो बागी विधायकों के नेता हैं, लेकिन अभी कुछ हल नहीं निकला। ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2.5 साल पहले जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सत्ता छीनी थी भारतीय जनता पार्टी से, वो दोहराने के लिए एक रणनीति तैयार कर ली है। अब देखिए क्या होता है, सरकार महाराष्ट्र की रहती है या जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का ये सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देश में रहा और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर जो भी परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, शिंदे गुजरात के सूरत शहर में होटल में टिके हुए जैसा मैंने बताया, और उनके साथ तमाम विधायक हैं जो शिंदे के समर्थक हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे विधायक बगावती हो गए और शिवसेना का नेतृत्व तो क्या करता रहा? सबसे बड़ा यही सवाल है। एक सवाल भी राजनीतिक हल्के में उठ रहा है कि क्या बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि
सरकार भी खतरे में है और पार्टी भी खतरे में है। ये शिवसेना को दोहरा नुकसान है। खैर देखते हैं कि राजनीतिक जो घटनाक्रम है किस कर्मठ बैठता है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते एक हमारा आखिरी सेगमेंट होता है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे रखते हैं आपके सामने कि कुल मिलाकर अगर देखें तो एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक कांग्रेस की नेता हैं जिन्होंने NSY से राजनीति शुरू की है। राहुल गांधी को ईडी बार बार बुला रहा है और कांग्रेस के नेता कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि नंबर हम देख रहे हैं कि हर नेता धरना दे के पुलिस से भिड़ के हल्ला गुल्ला करके अपनी तस्वीर ट्विटर पे डाल रहा है। अलका लांबा कुछ इधर पिछड़ी नजर आ रही थी, आज वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस से भिड़ी और वो फफक फफक कर रो पड़ी। हो सकता है कि पार्टी और राहुल गांधी के प्रति उनका इतना लगाव हो। हम इसे चुनौती नहीं देते, हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष ने, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये घड़ियाली नहीं राजनीतिक आंसू हैं। आप देखिए, तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्याग्रह या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आएंगे नहीं रो रही हूँ। देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है। कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है। तिरंगा कफन मांगा था, बस इसका ये कसूर था। तिरंगा कफन में मांगा था उसने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान। यार पीछे होके जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं हो रहा हूं यार। गर्दन को कैसे पकड़ रही हो? देख रहे हो, मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की।